हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। लेकिन ये जो प्रश्न उत्तर हम करेंगे, ये जो हमने पहले टॉपिक किए हैं वर्णमाला, शब्द और संधि, उससे रिलेटिव पूछे जाएंगे। और ये बच्चों एसएससी, जीडी, एचबी पुलिस, पटवारी, एलटी, टेट, पीजीटी, यूपी पुलिस, सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन थोड़े क्वेश्चन ये क्या है, थोड़ी डीपली पूछे गए हैं। तो बच्चों हम आज स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो करें स्टार्ट, चलते हैं हम आगे। पहले क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? यानी कि ब्रज हिंदी किसके अंतर्गत आती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रज हिंदी किसकी है। यानी कि पहाड़ी है, पूर्वी है, पश्चिमी है कि राजस्थानी है। तो ये किस भाषा का शब्द है? ये है पश्चिमी भाषा का। किसका है? पश्चिमी भाषा का। तो बच्चों आप मेरे को बताएंगे कि ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी के। किसके आती है? पश्चिमी के। तो लेकिन ये पूर्वी में कौन सी आती है? पूर्वी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। और इसमें क्या आती है? पश्चिमी है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी, हरियाणवी, ये सारी किसमें आती है? पश्चिमी है। और राजस्थानी में कौन सी आती है? मालवाड़ी, मेवाती, ये जयपुरी, ये सारी किसमें आती है? राजस्थानी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी है। आगे पूछा, हटौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अब आप मेरे को बताओगे कि हड़ौती भाषा कहाँ बोली जाती है? यानी कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा में कौन सी बोली जाती है? हिंदी और हरियाणवी। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? हिंदी और वहां पे अनेक भाषा बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? उर्दू। कौन सी बोली जाती है? उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, हिंदी, भोजपुरी और कई और इसकी संस्कृत भाषा बहुत मेन है, यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? राजस्थान। तो आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान में यानी कि खरोष्ठी, मंडरानी, पाली, देवनागरी में। तो वर्तमान में कौन सी लिखी जाती है? कौन सी लिखी जाती है? देवनागरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। देवनागरी का उद्भव कब से माना जाता है? देवनागरी का उद्भव माना जाता है 7वीं शताब्दी से। कब से माना जाता है? 7वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? आप मेरे को बताओगे। रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। कौन सी किस भाषा में लिखी जाती है? यानी कि किस भाषा में लिखी जाती है? फारसी। इसका आंसर हो जाएगा फारसी में। तो हिंदी की भाषा कौन सी है? हिंदी की भाषा कौन सी है? फारसी। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो कौन सा बताया गया है? अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13। तो आप इसका आंसर बताओगे मेरे को, किसमें मानी गई है? तो बच्चों किसमें मानी गई है? अनुच्छेद 343 में। आगे क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? यानी कि भारतीय आर्य भाषाओं का, यानी कि पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, संस्कृत से। तो आप मेरे को बताओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट। दूसरा नाम है इसका अवहट। तो ये पाली भाषा कहां से? बौद्ध से। बौद्ध। और प्राकृत किससे है? जैन से। प्राकृत किससे है? जैन से। और जो हमारी संस्कृत भाषा है, ये कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा। कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा। यानी कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? हमारी संस्कृत। ये हो गया क्वेश्चन हमारा 6। आगे पढ़ते हैं हम, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? लिखित भाषा की, अगर आपने मेरा टॉपिक ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आंसर आसानी से दे सकते हैं। और जिसने नहीं पढ़ी है तो वो तो ABC करेगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य। तो आप मेरे को इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखित इकाई कौन सी है हमारी? लिखित इकाई है हमारी वर्ण। कौन सी है? वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि, तो ध्वनि कौन सी है? सबसे छोटी मूल इकाई। क्या है? सबसे छोटी, यानी कि छोटी मूल इकाई है। यानी कि छोटी मूल क्या है हमारी? ध्वनि।
शब्द, शब्द में मैंने आपको पढ़ाया था, शब्द में आपको क्या पढ़ाया था? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह किसे कहते हैं? शब्द को। वर्णों का सार्थक समूह किसे कहते हैं? शब्द को। अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह। यानी कि शब्दों को आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये, यानी कि ऊपर शब्द में क्या आ जाएगा? वर्ण, और वाक्य में क्या आ जाएगा? शब्द। तो ये आगे हमारा है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वित्व शब्द होते क्या हैं। द्वित्व शब्द वो होते हैं एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल। यानी कि आप देखोगे पहला क्या पूछा है? सच्चा, यानी कि आधा चौ है और पूरा चौ है। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे पूछा है पक्का, यहां भी हो रहा है। आगे पूछा है बलगा, तो यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है। एक यहाँ पे क्या पूछा है? एक पूछा है अंतस्थ व्यंजन, लो क्या है? अंतस्थ व्यंजन, और गो क्या है? व्यंजन वर्ण। आगे पूछा है कच्चा, तो एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि शब्द में नहीं है, यानी कि द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हो रहा है? किस में नहीं हो रहा है? बलगा में। किस में नहीं हो रहा है? बलगा में। आगे चलते हैं हम, यानी कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण पहले होते क्या है? आपको यह पता होना चाहिए कि अनुनासिक वो होती हैं जिनका उच्चारण केवल नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से होते हैं, उसे बोलते हैं हम अनुनासिक। तो पहला हमारा ऑप्शन है प, दूसरा है म, और तीसरा है ब और थ। तो आप मेरे को बताओगे कि इसमें से कौन सा अनुनासिक है? अनुनासिक कौन से होती है? जो पांचवा वर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो इसका कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, म। यानी कि जो लास्ट वाले होंगे तो वो क्या इसमें आ जाएंगे? अनुनासिक भी बोलते हैं उसको, नासिके भी बोलते हैं। आगे पूछा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? यानी कि सभी, यानी कि यहाँ पे पूछा क, र, ल, ह। पहले में ऑप्शन में पूछा, दूसरे में पूछा य, स, द और र। तीसरे में पूछा क, च, य और द। चौथे में पूछा ह, स, र और व। तो आप मेरे को बताओगे तो पहले स्पर्श व्यंजन होते क्या है? स्पर्श व्यंजन उनको बोलते हैं जिनका उच्चारण स्वरव्य व्यंजनों के बीच होता है, और इसमें 25 संख्या होती है। किसकी? स्पर्श व्यंजन की। कितनी संख्या होती है? 25। कहां से लेके कहां तक? क से लेके म तक। क से म तक, यानी कि हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि श ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है? शो का दंत्य से होता है, ओष्ठ से होता है, तालवे से होता है, या कंठ से होता है? किससे होता है? तो ये हमारा होता है तालवे से। किससे होता है? तालवे से। यानी कि च, स, ज, ज, यानी कि जीभ कहां जा रही है हमारी? तालु के साथ टच हो रही है। आगे पूछा है प्रयत्न के आधार पर लो किस प्रकार की ध्वनि है? लो किस प्रकार की ध्वनि है? पहला पूछा है पारिश्विक, दूसरा पूछा है प्रकंपित, तीसरा पूछा है उत्क्षेपित, और चौथा पूछा है संघर्षशील। तो आप मेरे को बताओगे कि किसमें आते हैं? लो आता है पारिश्विक में। अगर आपसे पूछा जाए कि रो, रो किसमें आता है? रो आता है लुंठित में। रो किसमें आता है? लुंठित में। ये हो गया हमारा 12 क्वेश्चन। आगे हम पढ़ेंगे ए आई का उच्चारण क्या कहलाता है? ए आई का आप उच्चारण करोगे तो ए आई किससे हो रहा है? नासिके से हो रहा है, मूर्धन्य से हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है, और कंठ तालवे से हो रहा है। कहां से हो रहा है? कंठ तालवे से। कंठ और तालु से। ए आई दोनों की आवाज यानी कंठ और जीभ से लग रही है। आगे हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से एक अलप्राण ध्वनि है। अलप्राण पहले होते क्या है? अगर आपको ये पता है तो हम देखो बच्चे, मैंने वर्णमाला में आपको अच्छे से पढ़ाया था। यानी कि वर्णमाला का क्या होता है? 135 कोड बताया था मैंने, पहला, तीसरा, पांचवा, और इसकी संख्या भी मैंने साथ में बताई थी। किसने बताई थी? अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो आप वर्णमाला वाले टॉपिक में देख सकते हैं। तो क आ जाएगा, ख, ग और ध। तो आप मेरे को बताओ, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहला कौन सा व्यंजन वर्ण आ रहा है? ये आ रहा है क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। आगे हम पढ़ते हैं विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा है 10 फरवरी, तीसरा 14 सितंबर और 14 नवंबर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 14 नवंबर में क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया, सभी को पता है, ठीक है। और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है?
दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई जाती है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 जनवरी। क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। आगे पूछा कि संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने संधि में पढ़ाया था कि अगर किसी शब्द में अंग की मात्रा हो तो अंग की मात्रा किसमें चली जाती है? मोह में। किसमें चली जाती है? मोह में। अगर देखो, अब देखो मैंने मोह ठीक लिखा है कि गलत, अब मेरे को ऑप्शन में बताओगे। सम प्लस गम, दूसरा लिखा है सम प्लस गम, तीसरा लिखा है सन प्लस गम, और चौथा लिखा है संग प्लस मोह। तो आप मेरे को इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यानी किसी भी शब्द में अंग की बिंदी हो तो क्या लग जाता है? मोह। और साथ में मैं कुछ और भी पढ़ाया था आपको, यानी कि व्यंजन संधि में हलंत लगता है, यानी कि व्यंजन संधि में क्या लगता है? हलंत। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सम प्लस गम लिखा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी। क्या हो जाएगा हमारा? सी, क्योंकि इसमें हलंत लगा है। आगे हम पढ़ेंगे यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यद्यपि, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यद्यपि शुद्ध वर्तनी में ही आता है और ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिख देता है कई बार यद्यपि, तो दोनों सही है। यद्यपि ये भी सही है, तो गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या दीर्घ संधि है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुण संधि में क्या होता है। गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग होता है। यण संधि में क्या होता है? आधे शब्द का प्रयोग होता है। और अयादि में क्या होता है? ए आई ओ औ की मात्रा का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसकी मात्राएं नहीं दिखाई देती हैं, तो अधिकतर 3 शब्द का प्रयोग होता है, तो दीर्घ संधि। तो यद्यपि कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी हो जाएगी यण संधि, क्योंकि जब किसी शब्द में ये हलंत लगता है उसको आधा दो पढ़ा जाता है। आगे लिखा मितैक्य कौन सी संधि है? मितैक्य, तो मैंने बोला था कि जब किसी शब्द में 2 मात्राएं लग जाती हैं, 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, तो वो कौन सी संधि होती है? तो आप मेरे को ऑप्शन बताओगे, दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि। 2 मात्राओं का प्रयोग किस संधि में होता है? यानी कि वृद्धि का मतलब होता है अधिकता होना, यानी कि 2 संधि का प्रयोग वृद्धि संधि में होता है। आगे हम पढ़ेंगे अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो मैंने फिर भी आपको बताया कि ये शो किसमें चला जाता है? किसमें चला जाएगा? ठीक है, आप खुद बताओगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे को खुद बताओगे, ठीक है, हर आंसर मैं तो नहीं बताऊंगी आपको। आगे लिखा अभी प्लस शेक, अभी प्लस शेक, अभी प्लस शेक और अभिनय। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? बताओ जल्दी से आप, कौन सा सही है? यानी कि मैंने आप लोगों को बताया ये शो होगा तो किसमें चला जाएगा? 100 में। किसमें चला जाएगा? 100 में। तो अभी प्लस शेक, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे पूछा है धीरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरा प्लस अश, धर प्लस ईश, धरा प्लस ईश, धरा प्लस ईश। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धरा प्लस ईश, यानी कि धीरेश, रमेश, उमेश, यानी कि रमेश पूछा होगा तो क्या हो जाएगा? रमा प्लस ईश। क्या हो जाएगा? रमा प्लस ईश। इसका भी क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद, रमा प्लस ईश। तो धीरेश का भी ऐसे होगा, उमेश का भी ऐसे होगा। तो आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पर प्लस इतर, पव प्लस इतर, यो प्लस इतर, पो प्लस इतर, यानी कि यहाँ पे आएगा पो प्लस इतर। क्या हो जाएगा? पो प्लस इतर। आगे चलते हैं, भूधर्व का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भूधर्व का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप बताओ। भू प्लस धव, भू प्लस उधर्व, भू प्लस धव, भू प्लस उधर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूधर्व का, यानी कि भू प्लस उधर्व। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम। निष्कपट, यानी कि निष्कपट है यहाँ पे, ठीक है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस कपट, निश प्लस कपट, नी प्लस कपट, निश प्लस कपट। अगर आपको, यानी कि आप लोगों ने ट्रिक याद रखी होगी, नियम याद रखे होंगे, तब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो पहले मैंने आपको बताया था श, स और स। इसका प्रयोग किस संधि में होता है? इसका प्रयोग विसर्ग संधि में होता है। किस संधि में होता है? विसर्ग संधि में। किस में होता है? विसर्ग संधि में। और विसर्ग संधि किस में बदल जाती है? इसमें बदल जाती है, विसर्गों में। किस में बदल जाएगी? विसर्ग में। तो अब आपको यही से पता चल जाएगा, नी प्लस कपट, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा अभी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब प्लस भी, अभी प्लस ही, अ प्लस भी, अब प्लस ही। अब आप बताओ कि इसका क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अभी प्लस ही। आगे चलते हैं हम। आगे लिखा है कि देव ऋषि कौन सी संधि है? देव ऋषि, तो
बच्चों आपको अगर आपने ये वर्णमाला वाला यानी कि संधि वाला टॉपिक, शब्द वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल आसानी से पहचान जाओगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप ABC लगाओगे। फिर देखो स्वर आ जाएगा, गुण, वृद्धि, यण। तो स्वर में क्या होता है? स्वर में क्या होता है? इसके 5 भेद होते हैं, गुण, वृद्धि, यण, यादि, ये सारे इसके भेद है। आगे गुण में क्या होता है? गुण में एक मात्रा का प्रयोग होता है। गुण में क्या होता है? एक मात्रा का। वृद्धि में क्या होता है? 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। और यण में क्या होता है? यण में आदि शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि गुण संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? ये गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग होता है और अर का, ठीक है, अर का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया था देव ऋषि, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि। यानी कि देव ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि, राजश्री, ऐसे शब्द पूछे होंगे तो वो किस संधि में आएंगे? गुण संधि में आएंगे। और इसका क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि। आगे पूछा है मैंने तत्सम। तत्सम वाले हमने तत्सम तद्भव पढ़े हैं। तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? 16, 51, 60, 16। तो आपको मैंने बताया था कि ये वाला शब्द, यानी कि ये जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं और ये जो शो आता है वो किस में आता है। अगर आपने किसी ने वीडियो पढ़ी होगी पूरी तो वो जल्दी से बता देगा कि इसका आंसर ये होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ी होगी तो वो तो ऐसे ही सोचेगा फिर। तो मैंने आपको बताया था कि ये शो किस में आता है? ये आता है तत्सम में। किस में आता है? तत्सम में। ये आएगा तत्सम में और ये आएगा हमारा तद्भव में। किस में आता है? तद्भव। जैसे पूछा होगा आपको शुक, तो शुक का क्या हो जाएगा? तद्भव सुआ। क्या हो जाएगा? सुआ। तो ये हमारा आ जाएगा तद्भव में और ये किसमें आ जाएगा? तत्सम में। तो आगे चलते हैं हम। मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, माक्षण, मशक, मृषण। तो इसका आंसर हो जाएगा मृषण। आगे पूछे कि दधी का तद्भव क्या है? दूध, घी, खीर, दही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दधी का हो जाएगा दही। क्या हो जाएगा? दही। चलते हैं आगे। कृति का पर्यायवाची क्या है? रचना, यश, निपुण, कीर्तन। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ आंसर। क्या हो जाएगा? यश। क्या हो जाएगा? यश। आगे पूछा कि एकार्थी शब्द कौन सा है? एकार्थी, एकार्थी शब्द मैंने आपको बताए थे जिसका केवल एक अर्थ निकलता है। जिसका केवल एक अर्थ निकलता है। कुंडल, अभिजात, निधन, अमर। तो निधन का क्या हो जाएगा? मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? एकार्थी कौन सा है हमारा? निधन। कौन सा हो जाएगा? निधन। आगे चलते हैं कि रूढ़ शब्द बताइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द होते क्या है। रूढ़ शब्द जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, यानी कि जिनका नाम बदलना ही जाता है, वो अपने आप में क्या होंगे? पूर्ण होंगे। तो जैसे लिखा है यहाँ पे विद्यालय, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आल्य। आगे पूछा है वाचनालय, तो इसका क्या हो जाएगा? वाच प्लस क्या हो जाएगा? आल्य। क्या हो जाएगा? वाच प्लस, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वाच प्लस आल्य। सॉरी, वाचन प्लस आल्य हो जाएगा। वाचन प्लस आल्य हो जाएगा। आगे पूछा है समतल, तो समतल क्या है हमारा? उपसर्ग। तो सम क्या हो जाएगा हमारा? उपसर्ग। सम क्या, जो पहले वाले होते हैं उसको बोलते हैं हम उपसर्ग, जो अंतिम वाले होते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्रत्यय। और पशु क्या है हमारा? अब इसको नहीं चेंज किया जाता है क्योंकि इसको तो पशु बोला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रूढ़। क्या हो जाएगा हमारा? रूढ़। आगे पूछा है पिस्तौल किस भाषा का शब्द है? अरबी का, पुर्तगाली का, लीची का, रेल का। अब आप तो मेरे को बताओगे कि रेल किस भाषा का शब्द है? रेल हमारा है अंग्रेजी का। किसका है? अंग्रेजी का। और लीची किसका है? लीची हमारा चीनी का। लीची किसका है? चीनी भाषा का है। और पुर्तगाली, ये तो भाषा का नाम पूछा हुआ है, तो ये आ जाएगा पिस्तौल किस में आ जाएगा? पुर्तगाली भाषा में। और अरबी में क्या क्या आता है? हिसाब किताब, कानून, वकील, ये सारे किस में आ जाएंगे? अरबी भाषा में। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द योग रूढ़ है? 2 शब्दों के योग से मिलकर बनता है और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पीला, चक्करपाणी, दूध वाला, नैन। तो कौन सा है? यानी कि योग रूढ़ होते कौन से हैं? जो किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। तो विशेष अर्थ हमारे को कौन सा बता रहा है? पीला बता रहा है? नहीं बता रहा है। दूध वाला बता रहा है? नहीं बता रहा है।
चक्कर पानी बता रहा है? नहीं बता रहा है। नैन, तो इसका हो जाएगा चक्कर पानी, जिसके हाथ में चक्कर है। ठीक है, तो वो कौन से हैं? विष्णु भगवान। यानी कि आगे पूछा कि रचना की दृष्टि से गुड़साल शब्द किस प्रकार का है? गुड़साल, योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। गुड़ प्लस शाल, तो ये कौन सा हो जाएगा? यौगिक। कौन सा हो जाएगा? यौगिक। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे कौन सा शब्द नेकार्थी का उदाहरण है? प्लीज आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय भारत।